प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी बीपीएससी टीआरई 4.0 की साइंस की विज्ञान की इंपॉर्टेंट श्रृंखला में, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से और उसी तरह से बीपीएससी की डिफरेंट एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए और उन सभी को भाई साहब तोड़ने के लिए जो तैयार है वो जल्दी से क्लास में आ जाएगा। और अभी हम पढ़ने वाले और भी जबरदस्त, शानदार और जानदार क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को एज ए होमवर्क दिया था। जिन लोगों ने कल क्लास किए भाई साहब उन्होंने इसका आंसर दे दिया है, पर सभी लोग फिर से एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। चलिए सभी लोग इसका, जी हाँ, आते बराबर तो सबसे पहले लाइक कर देंगे। जितने भी लोग आ रहे जैसे ही आते हैं सबसे पहला काम वही रहना चाहिए कि सेशन को बूस्ट करना है, उसे आगे तक लेके जाना है। तो आते ही पहले लाइक, ठीक है। चलो लाइक कर दिया सभी ने, तो इसका आंसर सभी ने दे दिया भाई साहब। इसका आंसर था आपका रेटिना। क्या था? रेटिना। उसी तरह से आइरिस किसने बोला? रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है। और ये कैसे बनता है जी? ये आपका वास्तविक होता है। कैसे होता है? वास्तविक होता है। और कैसे होता है जी भाई साहब? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टी इमेज बनती है। आपको पता है क्यों बनती है? क्योंकि हमारे आंखों में, हमारे आईज में कौन सा लेंस होता है जी? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन सा लेंस होता है। ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये आप सभी को याद रखना है। और उसी तरह से यहाँ पे प्यूपिल और ये जो आइरिस है भाई साहब, इसका काम कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का काम क्या होता है जी? लाइट की मात्रा जो होती है, प्रकाश की जो मात्रा, हमारे प्रकाश हमारे आंखों में जा रही है, इस मात्रा को कंट्रोल करने का काम जो है मुख्य तौर पर आइरिस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा किया जाता है। और प्यूपिल जिसे हम पुतली बोलते हैं, जिस तरह का कैमरे का शटर होता है ना भाई साहब, उसी तरह से हमारी मानवीय आंख का शटर इस पुतली को बोला जाता है। ये क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। देखिए हमारे रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, इस तरह से है, ठीक है, क्लियर है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे कि रेटिना के ऊपर एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा स्थान होता है जिसके ऊपर प्रतिबिंब नहीं बनता। क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस बिंदु को, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? रेटिना के ऊपर एक ऐसा स्थान जिसके ऊपर प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसे बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। इसे बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। कोई बता सकता है कि ये जो मैंने आपको ब्लाइंड स्पॉट बोला है, इस ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये वो जगह होती है जहां के आपको रॉड कोशिकाएं, रॉड सेल और जो कोन कोशिकाएं होती है, जिनकी वजह से हम देख पाते हैं दुनिया को, ये वहां पर मौजूद नहीं होती है। और इसी के वजह से हमारे आंखों पर बनने वाला ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो रेटिना में होता है भाई साहब, इसके ऊपर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये आपको याद रखना है। और उसी तरह से आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो उल्लू होता है, सभी को पता है उल्लू, जिसे हम इंग्लिश में भाई साहब ऑल बोलते हैं, बराबर है, ये रात को बहुत अच्छे से देख पाता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसकी आंखों में इन दोनों में से कौन सी कोशिकाएं ज्यादा होती है? देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 1998 में। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? सभी लोग इसका आंसर करेंगे उल्लू, माने कि आउल, जो रात को बहुत अच्छे से देख पाता है। आप सभी को पता है, बराबर है। और उसके आंखों में कौन सी कोशिकाओं की मात्रा ज्यादा होती है? तो बहुत बढ़िया आंसर जी, इसकी आंखों में जो रॉड सेल्स होती है ना, इनकी मात्रा ज्यादा रहेगी। क्योंकि ये रॉड सेल क्या करते हैं? आपको अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, अंधेरे में देखने को मदद करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। और उसी तरह से एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है कि हम भलाई देख रहे आंखों से, पर प्रतिबिंब बनाने का काम कौन कर? देखो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? कौन बना रहा है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या करोगे? कौन बनाएगा जी? ये बनाएगा हमारा ब्रेन, बनाएगा हमारा मस्तिष्क, बनाएगा। हमारे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमारे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट होता है जो हमारी आंखों द्वारा बनाएगा जो प्रतिबिंब होता है भाई साहब, उसे सीधा कर हमें दिखाने का काम करता है। तो ये रहेगा आपका
कौन रहेगा? सेरेब्रम। बहुत बढ़िया, कौन रहेगा? सेरेब्रम रहेगा। और इसी सेरेब्रम का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हम ऑसिपिटल लोब। क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल लोब बोला जाता है। और आपको नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है भाई साहब, इसमें हमारा प्रतिबिंब सीधा कर कर दिखाने की ताकत होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये आपको ध्यान में रखना अच्छे से। और उसी तरह से हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पूरे के पूरे पार्ट्स है। देखो यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे। अगर आपको पूछा जाता है, ठीक है, विजन के लिए हमने बोल दिया कि ऑसिपिटल लोब जो होता है बस वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पढ़ने के लिए बोला जाए, बॉडी अवेयरनेस के लिए बोला जाए तो, और लैंग्वेज के लिए अगर बोला जाए तो ये भी हमारा सेरेब्रम ही कंट्रोल करता है। और उसी तरह से टच और प्रेशर वाला ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये टच और प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है उसे बोला जाता है पैराइटल लोब। इसे क्या बोलते हैं हम? पैराइटल लोब बोला जाता है, जो किसी भी टच, टेस्ट या सेंस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और उसी तरह से हम जो किसी चीज को टच करने के बाद हमें गर्माहट या ठंडी महसूस होती है ना भाई साहब, जिसे हम मोटर नर्व बोलते हैं, और उसके बाद हम हाथ को आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं भाई साहब, इसको कंट्रोल करने वाला हमारे सेरेब्रम का सबसे सामने वाला पोर्शन होता है। इसे फ्रंटल लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमाल की बात कैसी है। सबसे पीछे वाले पार्ट से हम क्या कर रहे हैं जी? हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, बराबर है। और सबसे आखिरी, सबसे सामने वाला पोर्शन जो होता है, इससे हम सूंघ सकते हैं। सूंघ कहां से सकते हैं? सबसे सामने वाला पोर्शन। हम देख और सुन कहां से सकते हैं भाई साहब? सबसे पीछे वाला पोर्शन, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये दोनों जो है पार्ट आपके लिए जो है भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, सभी लोग इसके आंसर करेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलिए बताइए, फास्ट आंसर करेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को, जैसे कि श्वसन हो गया, हृदय की गति होगी, इनको नियंत्रित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। इस बार बीपीएससी में ब्रेन से एक ना एक क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। और अनैच्छिक क्रिया जब भी आती है भाई साहब, देखो कितना जबरदस्त आंसर कर रहे हो सभी लोग, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? बिल्कुल मम्मी के हाथ का जो बेलन है भाई साहब, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये वो क्रियाएं करती है, ये वो क्रियाएं करते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बराबर है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये सेरेब्रम क्या करता है जी? ये बैलेंस करता है। आपके शरीर को बैलेंस करने का काम ये सेरेबेलम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। इसके ऊपर और क्वेश्चन लेते हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? और मजा आना चाहिए पढ़ते समय, बस यही रहेगा। चलो बताओ, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और आसन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है? चलिए आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर रहेगा भाई साहब, संतुलन बनाने वाला कौन होता है? सेरेबेलम होता है। हमारे घर के जो दीदी लोग हैं भाई साहब, है ना, जो बहनाएं हैं, जिनको हमने बहनें बोले थे भाई साहब, ये हमारे घर का संतुलन बनाने में काम करते हैं, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो शरीर के तापमान, ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले समय में भूख और भावनाएं जो होते, जो इमोशंस होते हैं, इनके बारे में पूछा जाए तो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। और यहाँ पे सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। बस अब इसका भी आंसर आपका यही रहेगा, हाइपोथैलेमस। क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस। और आप सभी को पता है हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। माने कि जो हमारी मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, इसे कंट्रोल करने वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का तापमान, भूख और भावनाएं, मान की इमोशन जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर आपको तापमान को नियंत्रित करना है तो उसके लिए हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन जो है वो भाई साहब मौजूद है? चलो बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। अगर हमारे शरीर में हमें तापमान को नियंत्रित करना है तो उसके लिए हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन मौजूद है? तो वो है हमारी त्वचा।
हमारी त्वचा जो है ये हमारे तापमान को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपको पूछा जाता है कि आपको भूख लग रही है भाई साहब, तो भूख वाला हार्मोन किसे बोला जाता है? चलो ये तो आप सभी का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे पता है इसका आंसर हर कोई दे देगा कि अगर मैं भूख के बारे में पूछूं, चलिए बताइए जी, भूख के बारे में अगर पूछूं तो भूख अगर लगती है तो भाई साहब उसके लिए कौन सा जीव? बिल्कुल उसका नाम है भाई साहब ग्रेलिन। कौन है? ग्रेलिन। और भावनाओं को कंट्रोल करने वाला भाई साहब हार्मोन कौन सा है? कोई बता सकता है जी? कोई बता सकता है? कि किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, उसका द्वारा जो है भाई साहब एक प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोला जाता है एड्रेलिन ग्लैंड, है ना? हाँ एड्रेलिन। तो ऑबे से जो 3F हार्मोन निकलता है भाई साहब उसके द्वारा इन भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्वैच्छिक गति को कंट्रोल करता है? चलिए बताइए आंसर। आंसर सभी लोग करेंगे इसका आंसर। और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। अब बोलो किसके लिए किया होगा? चलो सभी लोग गेस करेंगे किसके लिए मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया होगा। चलो सभी लोग एक बार गेस करेंगे कि कुलदीप सर अचानक से बीच में ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रहे हैं? कोई गेस कर सकता है क्या? जिसने कल का क्लास किया है भाई साहब वो तो आराम से गेस कर लेगा। कोई बता सकता है क्यों? क्या कारण है? किसी की शादी फिक्स हो गई है? जी नहीं। किसी का बर्थडे है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो कौन बता सकता है? चलो इसका तो आंसर कर दिया सभी ने। इसका आंसर क्या रहेगा जी? जी बिल्कुल इसका आंसर सभी ने दे दिया है जी। इसका आंसर है सेरेब्रम। सेरेब्रम। हाँ चलो सभी ने इसका आंसर दे दिया। स्वैच्छिक गति को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? स्वैच्छिक गति है भाई साहब। ए रहेगा कि बी रहेगा? चलो ए रहेगा का बी रहेगा आप सभी लोग मुझे बताओगे। पर उसके पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा भारत जीत गया है। हमारा भारत जीत गया है और भाई साहब फाइनल में भिड़त होने वाली है अभी। हाँ फाइनल में मिलने वाले हैं जी, फाइनल में मिलने वाले। और इसीलिए मैं आप सभी को तो क्या क्या कर रहा हूं भाई साहब, आपको मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने कल सपोर्ट किया था कि कौन जीतेगा? भारत जीतेगा। कौन जीतेगा? भारत जीतेगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया जी। ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं जितना आप इसे कर रहे हो। ओके चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, मस्तिष्क का कौन सा भाग पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है? चलो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा। चलो बताओ हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। इसका आंसर रहेगा आपका हाइपोथैलेमस। क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस। और इसीलिए हमने इसे क्या बोला था? मास्टर ऑफ मास्टर ज्ञान बोलते थे। मास्टर ऑफ मास्टर ज्ञान बोले थे क्योंकि यही है जो हमारी मास्टर ग्रंथि मानी कि पीयूष ग्रंथि जो होते हैं भाई साहब इसको नियंत्रित करते हैं। आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये हमारे बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? और यहां पर शायद कुछ लोग इसका आंसर जो है भाई साहब गलत कर दे, इसका आंसर गलत कर दे। और इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन जो है भाई साहब आपके यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। ये देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। और बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग जो है डी बोल रहे हैं तो ई बोल रहे, पर आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों को यह आंसर सही लग रहा है? कितने लोगों का आंसर सही लग रहा है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे इथेनिथियोल जो है भाई साहब, इथेनिथियोल नाम का जो आपको केमिकल नजर आ रहा है शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना? एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करेंगे। चलिए जी, यहां पर एलपीजी में कौन से तत्व पाए जाते हैं या उनका कंपोजिशन क्या होता है ये यहां पर नहीं पूछा गया है। यहां पे ये पूछा गया है कि उसमें स्मेल नहीं होती। देखो एलपीजी गैस जो होती है जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं भाई साहब, ठीक है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। इसका स्मेल नहीं आता, इसका स्मेल नहीं आता, माने कि ये ऑर्डरलेस गैस है। तो ऑब्वियस अगर ये लीकेज हो जाए तो उस टाइम पे हमें पता रहना चाहिए कि ये गैस लीकेज हो। और इसीलिए इसमें जो है भाई साहब ये मिथेनेथियोल नाम का केमिकल डाला जाता है। एक प्रकार की गैस है।
पर मैं आपको बताने में बड़ी खुशी होगी मुझे कि ये इथेनोथियोल कोई और नहीं है भाई साहब, कोई और नहीं है, इसे ही हम क्या बोलते हैं जी, मरकेप्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी ने इस डायग्राम को देखा होगा, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया था कि एलपीजी कैसे होती है जी, एक ऑर्डरलेस गैस है। कैसी है? ऑर्डरलेस गैस है, मतलब इसमें कोई भी गंध नहीं होती है। पर ये जब लीकेज हो जाए तो उसको पता लगने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन नाम का एक गैस डाला जाता है, और यही मिथाइल मरकैप्टन मतलब ही आपका इथेनॉल है। यहां तक क्लियर है जी? तो याद रखिएगा ये दोनों भी नाम समान ही है। एक ही बंदे के भाई साहब दो नाम रखे दिए, एक बंटी और भाई साहब एक डंडी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बंटी और ये डंडी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। और उसी तरह से उसका फार्मूला भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये रहे भाई साहब एक सल्फर का कंपाउंड है C2H5SH, ये उसका कंपाउंड का फार्मूला है, ये उसका फार्मूला ही आपको ध्यान रखना है। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि एलपीजी में मुख्य तौर पर इसकी मेजर कंपोजिशन किसका होता है, सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी होती है। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। एलपीजी, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, इस लिक्विड पेट्रोलियम में कौन सी गैस पाई जाती है? ये तो स्मेल के लिए हमने डाल दिए है ना, स्मेल के लिए डाल दिए, पर इसमें मुख्य तौर पर कौन सी गैस होती है जी एलपीजी में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में? कोई बता सकता है जी? बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। इसमें लगभग आपको ब्यूटेन प्लस प्रोपेन मिलता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन मिलता है। क्या इसमें मीथेन होता है? क्या इसमें मीथेन होता है? सभी लोग यस और नो लिखेंगे। क्या इस एलपीजी में मीथेन पाया जाता है? यस और नो। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं जी। एलपीजी में क्या मीथेन पाया जाता है? तो जितने लोगों ने आंसर नो किया है बिल्कुल सही है जी, ये नहीं पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मीथेन जो होता है भाई साहब, ये आपको कॉम्प्रेस नेचुरल गैस जो होता है इसका मेन कंपोनेंट होता है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आपको सबको बता दूं कि 60% का ऑफर और रमजान की इस पावन अवसर के ऊपर आप सभी के लिए ये ऑफर बहुत बढ़िया चल रहा है, और सभी लोग जल्दी से इसमें खुद को एनरोल कर देंगे क्योंकि ये लिमिटेड समय के लिए है। आप इसे सीटेट की बैच में एनरोल कर सकते हो, DSSB में एनरोल कर सकते हो, KVS की बैच और BPSC TRE 4.0 की बैच, जो जल्दी ही आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। जल्दी से एनरोल कर लो भाई साहब, और अपनी तैयारी टीचिंग परीक्षा के साथ शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 30 डेज चैलेंज चल रहा है, जो 30 डेज, कितने लोग 30 डेज चैलेंज में हिस्सा ले चुके? चलो एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने 30 डेज चैलेंज में हिस्सा ले चुके और डेली का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं? चलिए जी, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? 30 डेज चैलेंज किन किन लोगों ने लिया है, और सभी लोग मुझे बताएंगे क्या आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेली के टेस्ट, डेली का वीडियो सॉल्यूशन, PDF विद कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब कुछ मिल रहा है। और जो जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं किया भाई साहब, वो पछताएंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आप खुद को पीछे डाल रहे हो उन लाखों विद्यार्थियों से जो शायद आपके आगे जा चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये भी हमारे BPSC में पूछा गया सवाल है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से जी। बहुत बढ़िया। और जिनको कम मार्क्स आ रहे, इसका मतलब ये नहीं, आपने शुरुआत कर ली है, आपने शुरुआत कर दी है। शुरुआत करना सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तभी जाकर किसी जर्नी के लास्ट पॉइंट तक आप पहुंच सकते हो। अगर जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की है, जस्ट इमेजिन कीजिएगा उनकी हालत क्या होगी। तो उनसे आप कहीं बेहतर हो, कहीं बेहतर हो, सुधरेगा धीरे धीरे, ये चेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा। चलो इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग बी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। तो पहली बात तो इसमें मीथेन होता नहीं है, इसे कैंसल कर दो। इथेन, पेंटेन होता है क्या जी? चलो बताओ। हेक्सेन होता है जी? नहीं होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ई आपका सही उत्तर रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक ठोक देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया। आप ही लोग हो, देखो मैं जिनाइनली बोलता हूं, आप ही लोग हो जो हमारा डेवलपमेंट कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भाई साहब जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो, क्योंकि जब कभी भी आप एक साथ लाइक करते हो
तो हमें आगे बढ़ने में मदद होती है। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसमें मुख्य तौर पर आपको प्रोटेन और ब्यूटेन मिलता है, बराबर है। और इसमें मीथेन होता है क्या जी? मीथेन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। और आप यहां पर देख सकते हो ब्यूटेन और उसके बाद जो प्रोपेन होता है, ये दोनों को मिलाकर ही लगभग 98% जो है ये दोनों गैस होते हैं। और बाकी की चुटुक मुटुक जो है भाई साहब वो 2% गैस रहेगी। कितनी रहेगी? लगभग 2% गैस जो है आपको अदर मिलते हैं। पर यहाँ पे आपको कहीं पे भी क्या नहीं दिख रहा है? मीथेन नहीं दिख रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए सब लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? विच इज यूज इन अ ड्राई वॉशिंग। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग होता है? चलो जी सभी लोग एक बार आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। और 650 के आसपास लाइक हो चुके हैं। यहाँ पे 1000 के ऊपर बच्चे हैं, है ना? तो समझ लीजिएगा आपको क्या करना है। चलो इसका आंसर फास्ट। बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। कितने लोगों ने बी आंसर किया है? कितने लोगों ने बी आंसर किया है? बस ये बी आंसर जिसने किया है ये गलत है। आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पेट्रोल, इसमें बेंजीन और अल्कोहल तीनों का भी उपयोग किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबाउ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबाउ इसका उत्तर होना चाहिए। और ये मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या होता है। ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री में, माने कि इसे बोला जाता है वेट क्लीनिंग बोला जाता है। और इसमें लॉन्ड्री में हम जनरली इस्तेमाल क्या करते हैं जी? इसमें हम सोडियम कार्बोनेट, और जो वॉशिंग सोडा होता है भाई साहब, कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पर वही अगर मैं ड्राई क्लीनिंग की बात करता हूं, क्या किसी ने अभी तक कभी ड्राई क्लीनिंग की है? एक बार हाथ ऊपर कर दो। आपने अक्सर देखा होगा कि जो महंगे वाले कपड़े होते हैं, है ना, जो महंगे वाले कपड़े होते हैं, सूट हो गया, कोई बड़ा शेरवानी है भाई साहब, कोई अच्छी सी साड़ी है 10-15 हजार की, जब कभी भी आपने इन लोगों को देखा होगा तो इसको किसी फंक्शन में यूज करने के बाद उसकी ड्राई क्लीनिंग की जाती है और उसके बाद उसको लंबे समय तक हम टिकाने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियस है ड्राई क्लीनिंग में इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है, बराबर है। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है और इसलिए उसे ड्राई क्लीनिंग बोली जाती है। क्लियर है? करोगे? करोगे भाई साहब? एक बार शिक्षक बन जाओ। 2025 में इतनी मेहनत कर लो कि भाई साहब अगर आप शिक्षक बन गए 2025 में तो ये याद रखिएगा, ड्राई क्लीनिंग तो रोज कर लेना, साथ में भाई साहब मर्सिडीज भी लेना और उसमें भी खुद को और खुद के परिवार को भी घुमा के लाना। याद रखिएगा। बस अभी फिलहाल अभी आप पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान दो। ओके, क्लियर है? चलो इसका आंसर हमने ड्राई क्लीनिंग। ये देखो भाई साहब इनकी शादी है, कल इनकी शादी है और वो दिखा रहे कि भाई साहब देखो मैंने ड्राई क्लीनिंग करवाई है। हाँ ये दूल्हा है जी, ये दूल्हा है ना। भाई साहब क्या करे? हाँ ये दूल्हा साहब जी है और ये जल्दी शादी होने वाली है इनकी। हाँ, और ये शादी में पहनने के लिए एक सूट उन्होंने सिलेक्ट किया है और ये बता रहे हैं कि जब कभी भी शादी में जाओ तो भाई साहब अच्छे से ड्राई क्लीनिंग करके ही कपड़े पहनना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए ये बता रहे कि ड्राई क्लीनिंग का महत्व कितना ज्यादा होता है, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग जब किया जाता है तो ऑयल के डस्ट, ऑयल के दाग, या जो अगर डीजल हो गया या कोई चीज ऐसी चीज हो गई, जो ऑयल के जो दाग होते हैं भाई साहब उनको आसानी से निकाला जा सकता है। कोई अगर कलर के दाग है, कोई कलर के दाग पड़ गए, कोई रंग उसके ऊपर चढ़ गया जो नहीं निकल रहा है, उनको भी आसानी से निकाला जाता है इनमें। और उसी तरह से मुझे अगर बताएंगे या किसी भी कपड़े में अगर आपको ब्लीचिंग करना है, ब्लीचिंग का मतलब, हाँ जी, तो क्या वेस्ट इंडीज वाले शादी नहीं करते हैं क्या? क्या सिर्फ कि सिर्फ इंडिया वाले ही शादी करते हैं क्या? इसीलिए हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है? ऐसा कुछ नहीं है। बस आप वेस्ट इंडीज पकड़ लो, कोरिया पकड़ लो, अफ्रीका देश में जितने भी लोग हैं सभी लोग शादी करते हैं जी। सभी लोगों को शादी करने का हक है, बराबर है। हाँ ये, और इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा सभी को समझ में आ गया? सभी लोग दूल्हे को ही देख रहे भाई साहब, सपने रंगा रहे हो, सपनों में चले गए क्या दूल्हे को देखकर? चलो वापस आ जाओ, ठीक है। हाँ तो मैं आपको बताने वाला था कि कपड़ों की ब्लीचिंग भी की जाती है, कपड़ों की ब्लीचिंग भी की जाती है। और मुझे सभी लोग मुझे बताएंगे कि कपड़ों की जो ब्लीचिंग की जाती है भाई साहब उसमें हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा जा सकता है। चलिए सब लोग इसका आंसर करेंगे जी।
जी हाँ, मुझे तो वही लग रहा था कि सभी लोग जो है सपने में खो गए हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, सभी लोग आंसर करेंगे। कपड़ों की अगर ब्लीचिंग करनी है तो उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल बीपीएससी 2001 में पूछा गया सवाल है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग लाया जाता है? चलो जी आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी। पूछा गया है कि साबुन बनाने के लिए हम कौन से चीज का इस्तेमाल करेंगे जी। वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल ऑयल का, भाई साहब ये मोबाइल ऑयल क्या होता है, केरोसिन ऑयल का, कि भाई साहब कटिंग ऑयल का। चलो बताओ किसका इस्तेमाल करोगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर रहेगा आपका वेजिटेबल ऑयल का। किसका? वेजिटेबल ऑयल का। और साबुन का उत्पाद क्या होता है, कोई बता सकता है किसका उत्पाद है जी? ये आपके ग्लिसरॉल का उत्पाद होता है। किसका? ग्लिसरॉल का। ये ग्लिसरॉल एक प्रकार का वसा का रूप है। किसका रूप है? वसा का रूप है, जो जनरली आपको सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से साबुन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हमारे बीपीएससी में, उनको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए ये टेबल के बारे में मैंने अक्सर आप सभी को बहुत बार बोला है। अगर आपको पूछा जाता है कि साबुन में किसके ऑक्साइड होते हैं, तो पहला सवाल तो यह बनता है कि ये साबुन जो होती है, जो सोप होती है भाई साहब, ये सोप जो होती है, इसका गुणधर्म कौन सा होता है, इसका नेचर कौन सा होता है। तो आप बोलोगे कि सर ये क्या होती है जी, क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है, माने कि ये बेसिक नेचर की होती है। कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इनके आपको ऑक्साइड्स मिलते हैं। और हमने पढ़े हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, वो जनरली उनका गुणधर्म कौन सा होता है? वो जनरली आपके बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो यहां पे ये सवाल पूछा जाता है कि सोप में कौन से ऑक्साइड पाए जाते हैं, तो वो आपके सोडियम और पोटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो मिलते हैं। और उसी तरह से भाई साहब लाइम वाटर, ये बड़ा ही खतरनाक शब्द है। कितने लोगों को याद आ गया भाई साहब, जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिया है, उनको ये लाइम वाटर याद आ गया होगा। कितने लोगों को ये लाइम वाटर याद आया, एक बार हाथ ऊपर कर लो। मैं देखना चाहूंगा कि किस तरह से बीपीएससी ने लाइम वाटर बोलकर भाई साहब इस बार चूना लगा दिए, सबको चूना लगा दिए। और जिन्होंने भाई साहब वो इंग्लिश में पढ़कर चले गए थे, उनको तो चूना लग गया, जिन्होंने हिंदी में पढ़ा भाई साहब वो बच गए थे, है ना। तो यहाँ पे लाइम वाटर का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है जी, ये चूने का पानी है। किसका पानी है? ये चूने का पानी ऐसे समझ लो। तो उसमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। और रही बात हमारे पेट में जो एसिड बनता है उसे न्यूट्रल करने की बात, एसिडिटी हो गई, है ना। आजकल घर का खाना खाता कौन है भाई साहब? घूमने चले गए, चाइनीज खा के आ गए, घूमने चले गए, चाइनीज खा के आ गए, समोसा खा के आ गए भाई साहब, कुछ भी अंड संड खा के आ जाते हैं। और उसके वजह से फिर पेट भी बोलता है कि भाई साहब आपने तो गड़बड़ कर दी। तो फिर पेट जब गड़बड़ कर देता है भाई साहब, एसिडिटी जब हो जाती है, तो उस टाइम पे मैग्नीशिया का दूध पीना पड़ता है उसे। जी हाँ, लूज मोशन तो हो ही जाते हैं भाई साहब, पहले तो एसिडिटी हो जाती है, बराबर है। तो ऑब्वियसली उसका नाम क्या जी, उसे बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसका फार्मूला सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने एनडीए 2019 में पूछा गया सवाल है। चलो बताओ इसका आंसर। अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप कंटेन, तो देखो क्वेश्चन देखो कैसे कैसे। और जल्दी है, पॉसिबल अगर हुआ तो कल से या परसों से हमारा नया एक सेशन में शुरू करने वाला हो, जहां पे भारत की हर एग्जामिनेशन में, हर स्टेट की एग्जामिनेशन में, पीएसयूज में किस प्रकार के क्वेश्चन विज्ञान के पूछे गए, उन सभी को बीपीएससी के माध्यम से किस तरह से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते, उनको मैं मॉडिफाई कर कर उन सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लेने वाला हूं। सभी लोग उसके लिए आप तैयार हो, मुझे पता है। ठीक है, जल्दी ही हमारे टेक्निकल टीम इसके ऊपर काम करेंगे और जल्दी से ही उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूं। पर आप सभी को मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, आप सभी को मुझसे एक वादा करना। इस क्वेश्चन तो एकदम इजी है जी। क्या है इसमें? आपको सबको पता है सोडियम और पोटेशियम होता है, तो आंसर आपका पोटेशियम ही रहेगा, बराबर है। आप सभी को मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप शेयर करो।
है ना। जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, और जो नए बच्चे आए वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। इतनी ज्यादा मेहनत अगर आपके लिए कर रहा हो तो भाई साहब आपका भी एक फर्ज बनता है कि सर तो सिर्फ शेयर करने को बोल रहे हैं, तो बस आपको इतना ही करना है। आपको बस इतना ही करना है कि थोड़ा सा उसे शेयर कर दो, चाहे टेलीग्राम रहे, चाहे व्हाट्सएप रहे, चाहे भाई साहब आपका इंस्टाग्राम भी क्यों नहीं इस्तेमाल करो, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा उस सेशन को। क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन जो है 1995 में पूछा गया है। चलो इसमें पूछा गया है कि डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं जिसे हम अपमार्जक बोलते हैं। भाई साहब कितना खतरनाक शब्द है डिटर्जेंट को, अपमार्जक। ओके, ऐसे लगता है किसी का अपमान कर दिए हो, है ना, किसी का अपमान कर दिए हो। भाई साहब बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी, आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से जी, इसका आंसर क्या रहेगा। और इसका आंसर सभी लोग सही करेंगे ये पता है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ये एक प्रकार का रिफाइनिंग एजेंट होता है। क्या करता है, रिफाइनिंग एजेंट होता है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। एक बात मुझे बताओ, जिन जिन लोगों ने भाई साहब डिटर्जेंट को साबुन बोले हो, क्या आप डिटर्जेंट से नहाते हो? तो भाई साहब एक काम कीजिए ना, जब भी नहाना रहे ना, ठीक है, वॉशिंग मशीन में पाउडर डाल देना, उसको घुमाकर भाई साहब वहां पे बैठ जाना, है ना। तो कितना बढ़िया हो जाएगा, है ना, साबुन भी बच रही है और भाई साहब डिटर्जेंट में दोनों भी काम हो रहे। कपड़े पहनकर ही भाई साहब वहां पे बैठ जाना, है ना, कपड़े पहनकर ही वॉशिंग मशीन में बैठ जाना। आंख, आपका शरीर तो शरीर भी धुल जाएगा और भाई साहब आपके शरीर के ऊपर के कपड़े भी धुल जाएंगे, टेंशन ही नहीं है। अरे भाई, डिटर्जेंट और साबुन में फर्क होता है। तो याद रखिएगा, डिटर्जेंट जो होता है वो रिफाइनिंग एजेंट होता है एक प्रकार का, और साबुन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वो हार्ड नहीं होता है उतना कुछ। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने झारखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है 2006-2008 में, और आईएएस माने कि प्री हमारे यूपीएससी में पूछा गया सवाल है 1994 में। और सभी को पता है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पढ़ाया है। कितने लोग ये मानते हैं कि ये सर क्वेश्चन हमने पढ़ाया है? चलिए, कितने लोग ये मानते हैं कि सर मैंने शायद डायरेक्टली क्वेश्चन ना लिया होगा, पर इसे मैंने एक्सप्लेन जरूर किया है बहुत अच्छे से, है ना, किया है कि नहीं किया है? जिनको पता है कि मैंने पढ़ा, एक बार हाथ ऊपर कर देगा जल्दी से। बहुत बढ़िया जी। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, इसका आंसर रहेगा आपका अर्थवॉर्म रहेगा। क्या रहेगा, अर्थवॉर्म रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। और सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे, सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे कि अर्थवॉर्म जो होता है भाई साहब, इसके खून का रंग कैसे होता है, इसके खून के रंग कैसे होते हैं। और उसी तरह से मुझे बताएंगे कि ये जो अर्थवॉर्म होता है, क्या इनके अंदर आरबीसी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आगे जाकर आ सकता है जी, ये वाला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पूछा ही गया है तो आने वाला सवाल ये रहेगा, क्या क्या जो अर्थवर्म, जो केचुआ है, क्या उनके अंदर आपको आरबीसी मिलती है? तो इसका आंसर रहेगा कि आरबीसी नहीं होती है। खून का रंग कैसे होता है भाई साहब, ये लाल होता है, लाल होता है, लाल होता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग सफेद बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग सफेद बोल रहे हैं, माने कि इन्होंने शायद अभी तक मेरा वो क्लास नहीं देखा है जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो अर्थवर्म आपको नजर आ रहा है, ये आपका केचुआ है, बराबर है। और इसके अंदर आपके भाई साहब बाइनरी हार्ट्स होते हैं। कितने हार्ट होते हैं भाई साहब, ये लगभग 5 होते हैं पेयर में। कितने हार्ट होते हैं, 5 होते हैं। और उसी तरह से इनका खून आपका लाल नजर आएगा, क्योंकि इनका जो ब्लड होता है भाई साहब, इनका जो ब्लड होता है, इनका जो उसके में अंदर उसका जो प्लाज्मा रहेगा, प्लाज्मा मतलब वो द्रव पदार्थ है जो हमारे खून में पाया जाता है। और इसमें ही क्या रहे है, इसमें इनका हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण उनका रंग कैसे होता है, लाल होता है। और इसीलिए इनके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती है। और जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो मानवीय रक्त होता है, जो हमारा ब्लड होता है भाई साहब, इनका रंग कैसे होता है, लाल होता है। क्यों होता है? आप बोलते हो कि सर आरबीसी की वजह से होता है, पर मैं आपको बोलूंगा कि वो आरबीसी की वजह से नहीं होता है भाई साहब। आरबीसी में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, उसके वजह से हमारा रंग कैसे होता है, लाल होता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आप सभी के लिए, देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन में लाने वाला हूं। ये लेवल देखो क्वेश्चन की कितनी जबरदस्त दी गई है। क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो आरएस आरटीएस जीएस में 2008 पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीएसएस में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, माने कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
यहां का क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया भाई साहब। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन जो है ऐसे लिखकर आ जाए, बीपीएससी टीआरई 4.0 2025, और एग्जाम कब होगी आपकी, मान लीजिए अप्रैल में हो गई भाई साहब। कब हो गई, अप्रैल में हो गई। तो इस तरह से लिखकर आ सकता है। कितने लोग ये मानते कि ऐसा हो सकता है, गेस करो। देखो, अगर इतना तो याद है, भारत में जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उन सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए जो विज्ञान के क्वेश्चन है, अगर उतना भी हमने कर लिए भाई साहब, क्या उसके बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा? क्या उसके बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और वही हम करने वाले हैं, वही हम करने वालेंगे। ये हमारा क्या रहेगा जी, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र रहेगा कि भाई साहब उससे हम बीपीएससी के हर क्वेश्चन को फोड़ पाएंगे। सभी लोग इस ब्रह्मास्त्र के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, फिरोमोन किन में पाया जाता है, ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये फिरोमोन जो होता है इसका काम कौन सा होता है जी, चलो बताओ। ये जो फिरोमोन होता है इसका काम कौन सा होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बिल्कुल, तितलियां हो गई, मधुमक्खियां हो गई, इंसेक्ट माने के सभी कीड़े हो गए, इन सभी में फिरोमोन्स पाया जाता है। और फिरोमोन्स का काम क्या है बताओ सभी लोग। फिरोमोन क्या है भाई साहब, ये जो है ये आधार कार्ड है। ये क्या है आपका, ये आधार कार्ड है कीटों का। जो आर्थ्रोपोडा नाम का ग्रुप हमने पढ़े हैं, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा नाम का जो ग्रुप हमने पढ़े भाई साहब, उनमें आने वाले जितने भी जीव है वो जनरली फिरोमोन रिलीज करते हैं। और ये उनका आधार कार्ड है। आधार कार्ड का मतलब क्या, उनकी पहचान है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास आता है, अगर आप किसी और स्टेट में चले जाओ, गलती से अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो वो क्या पूछेगा, आधार कार्ड बताओ। आधार कार्ड देखनी तो कहां से हो, बांग्लादेश से तो नहीं है भाई साहब, या पाकिस्तान से तो नहीं हो, नेपाली तो नहीं हो भाई साहब। तो ये आधार कार्ड हमारी पहचान है, हम बताते कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय। उसी तरह से ये इंसेक्ट्स एक दूसरे को जो पहचानते ना भाई साहब, किससे पहचानते हैं, फिरोमोन से पहचानते हैं। किससे, फिरोमोन से पहचानते हैं। क्लियर है। और उसी तरह से ये फिरोमोन जो होता है भाई साहब, ये केमिकल जो पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी से सभी लोग मुझे बताएंगे कि मधुमक्खियों में, मधुमक्खियों में, मक्खियों में जो संवाद होता है, जो वो एक दूसरे से बात करते हैं, वो कैसे बात करते हैं। चलो, ये भी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है। सभी लोग आंसर करेंगे जी, इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी आगे जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। हमारी भाई साहब रिवीजन भी बाकी है। चलो बताओ, भी बहुत बढ़िया। ये क्या करते हैं, डांस करते हैं। और उस डांस का नाम क्या जी, उसे वैगल डांस बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, वैगल डांस बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। डांस करते हैं। चलो बढ़िए आगे। और ये देखो, ये सारे कीटक है ना, तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई। बस अब ये कीड़े को पता नहीं क्या बोलते हैं, ये जनरली पानी वाला जो जगह होता है ना, पत्थरों के अंदर रहता है। और उसके साथ ये कीड़ा तो भाई साहब बहुत खतरनाक होता है। इसके पास अगर चले जाए तो भाई साहब इतना भयानक गंध मारता है कि भाई साहब वो गंध सूंघकर ही आदमी बेहोश हो जाए। उसके बाद ये भी उसी तरह का है। और इसे तो हर कोई पहचानता है भाई साहब, ये तो हमारे घर में रहता है, हमारा घर का सदस्य है। मच्छर। कौन है, मच्छर। एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, कीटों की विशेषता क्या है, आपको मैं बताता हूं। देखो, जो आर्थ्रोपोडा नाम का ग्रुप होता है, जो आर्थ्रोपोडा नाम का ग्रुप होता है, इसमें पाए जाने वाले सदस्य जो होते हैं, इसमें पाए जाने वाले जो सदस्य होते हैं भाई साहब, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर मैं धरती की बात करूंगा तो धरती पर सबसे ज्यादा जो जीव कौन से वर्ग से बिलोंग करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर रहेगा आपका आर्थ्रोपोडा। क्या रहेगा, आर्थ्रोपोडा। और उसी तरह से ये जो उनका शरीर होता है ना, वो जनरली 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित होता है। माने कि ये हमने सर अलग कर दिए, इनका धड़ अलग कर दिए, और उनका पेट अलग कर दिए। एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा, पर मच्छर के साथ ऐसी हरकत कितने लोगों ने की है। धड़ अलग, सर अलग और पेट अलग। शायद पेट तो अलग नहीं किया होगा किसी ने, पर पक्का बोलता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने भाई साहब इसका सर तो कलम किया ही होगा। किए है कि नहीं किए है भाई साहब, किए होंगे, क्योंकि बचपना हमने भी जिए है। जब ऐसा काम कर रहे और वहां पे तो भाई साहब मच्छर आकर आपको काट दिए ना, तो ऐसे लगता है अगर बंदूक होती तो भाई साहब उसकी पूरी बॉडी को छन्नी कर देते थे, बराबर है। तो ऑब्वियसली इस मच्छर के शरीर के हम 3 हिस्से कर सकते हैं। माने कि इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है।
सेगमेंटेड होती है माने कि हेड, उसके बाद थोरैक्स जिसे हम धड़ बोलेंगे, और जो स्टमक होता है भाई साहब, इस तरह से उनकी बॉडी 3 भागों में विभाजित की जाती है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे कि इनके अंदर जो सांस लेने के लिए जो अर्गन होता है भाई साहब, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है, हम बोलते हैं उसे श्वास रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वास रंध्र बोलते हैं, माने कि इसे स्पिराकल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? स्पिराकल बोला जाता है। और उसी तरह से इसमें एक और खासियत आपको पूछी जा सकती है कि ये जो कीट वर्ग है, इनके अंदर उनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, माने कि खून का जो संचार प्रणाली होता है, वो कौन से प्रकार का होता है? तो ये देख सकते हो आप, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये है भाई साहब, इसे हम घोड़ा बोलते थे। इसे हम क्या बोलते थे? घोड़ा बोलते थे, क्योंकि ये घोड़ी की तरह भाई साहब कूदते रहता था। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हो, ये इनका हार्ट हो गया, और इनके अंदर जो वाहिकाएं होते हैं, जो रक्त वाहिकाएं होते हैं, इसे रक्त बहकर जो एक खाली जगह पर आता है, और इसीलिए क्या बोला जाता है? इसे खुली संचार प्रणाली। इसे क्या बोलते हैं? खुली संचार प्रणाली बोली जाती है। ये खुली संचार प्रणाली जनरली आपको कीटों में नजर आएगी। किसमें नजर आएगी? कीटों में नजर आएगी। और क्या कोई मुझे बता सकता है, क्या यहां पर कोई इतना भाई साहब जो हाई आईक्यू वाला अगर कोई इंसान है तो मुझे बताएगा कि ये जो आपका अर्थवॉर्म है, क्या ये कोई कीट है? और इनके अंदर कौन से प्रकार की ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है? तो इनके अंदर होती है बंद संचार प्रणाली। इनके अंदर होती है बंद संचार प्रणाली होती है। और सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि ये जो हमारा अर्थवॉर्म है, केचुआ है, ये हमारे कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? ये हमारे कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? इसका फाइलम क्या है? कोई बताएगा जी? बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा? देखते हैं कितने लोग उससे उत्तर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अंदर बंद संचार प्रणाली होती है, मान कि इसके अंदर भी ब्लड वेन्स और भाई साहब बाकी चीजें होती है। बराबर है। और बहुत बढ़िया आंसर किए जी सभी ने। जो अर्थवॉर्म है, ये हमारा बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से? एनालिडा ग्रुप से बिलोंग करता है। एनालिडा ग्रुप से बिलोंग करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यूपीपीसीएस और आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है। मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन दूसरे, अब ऐसा देखिए, इसने यूपीएससी से क्वेश्चन भाई साहब कॉपी कर लिए। क्या आने वाली सीरीज में मैं यूपीएससी से भी क्वेश्चन ले लूं? क्या लगता है? ऐसे लगता है कि लेना चाहिए भाई साहब, है ना? लेना चाहिए ना? तो काम करते भाई साहब, जो आने वाली सीरीज रहेंगी ना भाई साहब, उसमें मैं यूपीएससी के भी क्वेश्चन डाल दूंगा। देखते हैं, कर लेंगे ना? क्या दिक्कत है भाई साहब? ये भी कर लेंगे। चलो आपके लिए सब कुछ, आपके लिए सब कुछ। बस इस बार वादा करो कि 2025 में आप शिक्षक बनोगे। मैं आपके लिए जी जान कर, पूरी तोड़कर भाई साहब मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप जैसा बोलोगे वैसे क्वेश्चन पढ़ाने को तैयार हूं। बस भाई साहब इस बार 2025 में मुझे बस आपका रिजल्ट चाहिए। 2025 में बस आपका रिजल्ट चाहिए, बस ये दे दो, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तैयार हो ना? तैयार हो? क्लियर है? क्लियर है। चलो इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑक्टोपस कौन से वर्ग से बिलोंग करता है? हमने कितने बार पढ़े हैं जी? ये भाई साहब आपके मोलुस्का नाम के ग्रुप से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? और इसी तरह का जोश हमेशा बनाए रखना। कभी जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। जब तक शिक्षक ना बन जाओ तब तक थमना नहीं है। आग का दरिया है, कूद चुके हो मुझे पता है, अब इसे तैर कर ही पार करना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो मोलुस्का ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये रहा हमारा ऑक्टोपस बाबा। ये रहा हमारा ऑक्टोपस बाबा। कोई मुझे बता सकता है कि ये ऑक्टोपस के अंदर जो संचार प्रणाली होती है वो कौन से प्रकार की होती है? माने कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से प्रकार की रहती है? तो ये होती है आपकी बंद संचार प्रणाली होती है। कैसी होती है? बंद संचार प्रणाली होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से ये ऑक्टोपस के अंदर जो रक्त पाया जाता है, जो रक्त पाया जाता है, ये कौन से रंग का होता है जी? ये कौन से रंग का होता है? ये आपके ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। और नीले रंग का क्यों होता है? तो नीले रंग का इसलिए रहेगा क्योंकि ये नीला रंग किसके वजह से? जो इनके शरीर के खून में पाया जाने वाला ये जो तांबा है, तांबा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और यही कॉपर ऑक्साइड जो उसको नीला रंग देता है। आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया आंसर किया सभी ने। आगे बढ़ते, अगला सवाल बीपीएससी में पूछा गया है 1992-93 में।
चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1K लाइक जो है वो पूरे कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लगभग 1500 बच्चे देख रहे हैं, तो मैं आशा करूंगा कि जो बाकी के जो 1500 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किए वो भी लाइक ठोक देंगे। ठीक है, वो भी एक साथ लाइक ठोक देंगे ताकि 1.5K लाइक का टारगेट हमारा आज का पूरा हो जाए। बहुत बढ़िया जी। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। एकदम सिंपल है जी, इसका आंसर क्या रहेगा। ऐसे जानवर जो भाई साहब जमीन और धरती दोनों पर रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस बोला जाता है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्या मगरमच्छ एम्फीबियन है? क्या मगरमच्छ एम्फीबियन है? चलो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्या मगरमच्छ एम्फीबियन माने कि उभयचर है? यस और नो। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं, क्योंकि मगरमच्छ पानी भी रह सकता है और भाई साहब जमीन पर भी रह सकता है, तो ऑब्वियस है ये मगरमच्छ जो है भाई साहब ये एम्फीबियन माने कि उभयचर नहीं है। ये उभयचर नहीं है। यस बोलने वालों अभी के अभी मुर्गे बन जाएंगे। यस बोलने वाले अभी के अभी मुर्गे बन जाएंगे। भाई साहब मगरमच्छ जो है वो उभयचर में नहीं आता है, ये आपके सरीसृप में आता है। किस में आता है? सरीसृप में आता है भाई साहब, रेप्टाइल्स में आता है जी। किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है। हो गया मोए मोए। एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लिया भाई साहब, मगरमच्छ किस में आता है, तो आपने सोच लिया कि भाई साहब ये इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, तो ऑब्वियस है ये एम्फीबियन है जी। बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, देखो एम्फीबियंस की एक खासियत मैं आपको बताता हूं। जो उभयचर होते हैं ना भाई साहब, ये कहां कहां से सांस ले सकते हैं क्या बताओ अभी। ये त्वचा से सांस ले सकते हैं, ये भाई साहब फेफड़ों से सांस ले सकते हैं, और उसी के अंदर इनके जो गलफड़े होते हैं, इनके जो गलफड़े होते हैं जिसे हम गिल्स बोलते हैं भाई साहब, इनसे भी ये सांस ले सकते हैं। ये खासियत है एम्फीबियंस की, ये खासियत है एम्फीबियंस की। चलो मुझे एक बात बताओ, मगरमच्छ कहां से सांस लेता है? ये केवल केवल भाई साहब आपके फेफड़ों से सांस लेता है। किससे? फेफड़ों से। क्या ये त्वचा से सांस ले पाता है? बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलो सभी लोग एक और कुछ क्वेश्चन में पूछता हूं, उसके भी आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। बताइए सबसे पहला क्वेश्चन उभयचरों के बारे में। उभयचरों के बारे में, इनके अंदर जो हार्ट होता है इसके चेंबर कितने होते हैं? सभी लोग पहला इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। कैसे होता है इनके अंदर जो प्रजनन होता है, इनके अंदर जो प्रजनन होता है वो कौन से प्रकार का होता है, मान कि लैंगिक होता है कि अलैंगिक होता है? और उसी तरह से इनके अंदर जो निषेचन होता है, इनके अंदर जो निषेचन होता है ये कौन से प्रकार का होता है, मान कि बाह्य निषेचन होता है कि आंतरिक निषेचन होता है? ये क्वेश्चन भी सभी को पता रहना चाहिए। चलो बताओ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि इनके अंदर भाई साहब 3 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं जी? 3 चेंबर होते हैं। और उसी तरह से इनके अंदर प्रजनन कौन से प्रकार का होता है जी? ये जनरली उभयचरों में आपका सेक्सुअल माने कि जिसे बोलेंगे हम लैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। और उसी तरह से इनका जो निषेचन होता है भाई साहब, वो निषेचन कौन से प्रकार का होता है अगर ये पूछा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा इनका, इसका रहेगा एक्सटर्नल रहेगा। क्या रहेगा? एक्सटर्नल रहेगा, माने कि बाह्य निषेचन रहेगा। कैसे रहेगा जी? बाह्य निषेचन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है अच्छे से उभयचरों के बारे में। ओके, आगे बढ़े। और एक क्वेश्चन, उभयचर जो होते हैं भाई साहब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं कि बस वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठंडे खून वाले होते हैं कि भाई साहब गर्म खून वाले होते हैं? चलो ये क्वेश्चन बच गया था, तो इसका आंसर क्या रहेगा? वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड नहीं होते। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 1.1 के लाइक हो चुके हैं, 1500 के ऊपर बच्चे लाइक है। जिन्होंने लाइक नहीं किया एक साथ लाइक ठोक देंगे, एक साथ लाइक ठोक देंगे और आगे बढ़ेंगे। बताइए जी इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे बोला गया कि ऐसे धातु हमारे पास दिए गए जिसकी इलेक्ट्रिकल माने की विद्युत चालकता और उष्मीय चालकता सर्वाधिक है, तो इसका आंसर क्या कर दिए जी? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका सिल्वर। इसका आंसर क्या रहेगा? सिल्वर रहेगा जी। बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, आपने अक्सर देखा होगा सिल्वर या चांदी के जो भाई साहब मेटल्स होते हैं, जो जनरली महिलाएं, छोटे बच्चे या कोई भी पहनता होगा, वो कुछ दिनों बाद या कुछ कारण की वजह से काले दिखाई देते हैं।
कैसे दिखाई देते हैं? काले दिखाई देते हैं। वो काले दिखने का कारण क्या है, कोई बता सकता है क्या जी? क्योंकि इसमें क्या बनता है, ये सिल्वर जो होता है भाई साहब, ये हवा में मौजूद जो सल्फर गैस होती है, जो सल्फर गैस होती है, सल्फर गैस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सिल्वर सल्फाइड बनता है। क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड बनता है। और इसी के वजह से ये आपको काला नजर आता है। क्या नजर आता है? काला नजर आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया है? यही हो गया। और उसी तरह से मान लीजिए सोना, चांदी और प्लेटिनम, अगर इनकी रिएक्शन में एसिड के साथ अगर करता हो तो इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कोई बता सकता है क्या? चलिए सभी लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अगर मैंने सोना, चांदी और प्लेटिनम इनको मैंने किसी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवा दिया, मैं बात कर रहा हूं मंद अम्ल के बारे में, माइल्ड एसिड के बारे में बात कर रहा हूं, कॉन्सनट्रेटेड एसिड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी भाई साहब? आपका आंसर होना चाहिए सर कोई नहीं, नहीं कौन सी भी गैस बाहर नहीं निकलती, क्योंकि जनरली ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको नोबल एलिमेंट्स बोला जाता है, जो आपके उनके जो है शुद्ध रूप में ही जनरली हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, और जनरली ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते और उसमें से गैस नहीं निकलती है। हाइड्रोजन जो बोल रहे भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मान लीजिए मैं सोने की बात कर रहा हूं, अगर मैं प्लेटिनम की बात करता हूं, तो इन दोनों को शुद्ध करने के लिए एक एसिड के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। कोई बता सकता है क्या जी उसका नाम क्या है? अगर मैं गोल्ड और प्लेटिनम की बात करूं, ठीक है, इनको शुद्ध करने के लिए भाई साहब एक मिश्रण, उसका नाम क्या है जी? एक्वा रेजिया। बहुत बढ़िया, उसका नाम है जी एक्वा रेजिया। उसका नाम क्या है? एक्वा रेजिया। इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है जी? ठीक है, और इसका रेशो क्या होता है? बहुत बढ़िया, इसका रेशो होता है 3:1। क्या होता है? 3:1। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बराबर है। और इन दोनों का मिश्रण कर कर जो है सोना और प्लेटिनम, इनको शुद्ध कर कर भाई साहब उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत बढ़िया, इसको ही रॉयल वाटर बोला जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं जी? रॉयल वाटर बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, जल्दी जल्दी एक बार लाइक कर देंगे जी सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किए है। 1.2 के लाइक हो चुके, अभी भी हम हमारे टारगेट से 300 लाइक अभी भी पीछे है। चलिए बहुत बढ़िया, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जी, ये बताओ कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है? पानी मिलता है। और भाई साहब क्या मिलता है? आपको NaCl मिलता है, NaCl मिलेगा और भाई साहब पानी मिलेगा। ये क्या है जी? एक प्रकार का सॉल्ट मान की नमक है, और ये क्या है? आपका पानी है। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन बोली जाती है। ये तो है ही, पर उसी तरह से सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे कि ये जो यहाँ पे नमक बना है, ये यहाँ पे जैसे कि NaCl और HCl को मैंने रिएक्ट करा है, तो इसका पीएच मान कितना रहेगा? ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका पीएच कितना रहेगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि यहाँ पे जो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो रिएक्ट करवाया है, जिससे आपकी न्यूट्रलाइजेशन माने कि उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया हुई है, यहाँ पे ये जो NaCl, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? ये हमारे खाने का नमक है, बराबर है, टेबल स्पून सॉल्ट जिसे बोला जाता है। इसका पीएच कितना रहेगा? 7 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। और ये भी कैसा है? आपका स्ट्रॉन्ग है। तो ऑब्वियस है केमिकल रिएक्शन में जब कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करता है तो इसमें जो सॉल्ट बनेगा ये इसका पीएच 7 रहेगा। उसी तरह से कोई वीक एसिड माने कि कमजोर अम्ल या कोई कमजोर क्षार जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें जो आपका नमक बनेगा इसका भी पीएच कितना रहेगा? 7 रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अगर आप 6 to 8 9 10 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए, और यहां पर आप देख पा रहे हो, देखिए जब कभी भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो न्यूट्रल रहेगा, वीक रहेगा तो आपको न्यूट्रल रहेगा। पर उसी तरह से अगर मैं स्ट्रॉन्ग और वीक को रिएक्ट कर रहा हूं तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा
भाई साहब उसका ही गुणधर्म जो है आपके नमक में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें जो आपका भाई साहब सॉल्ट बनेगा, इसका पीएच मान 7 से कम रहेगा। और उसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने किसी कमजोर अम्ल को ले लिया और किसी मजबूत अगर क्षार को ले लिया, तो कौन मजबूत है? आपका क्षार मौजूद है, तो ऑब्वियस है इसमें जो आपका सॉल्ट बनेगा वो भी जो मजबूत है भाई साहब उसकी तरफ झुका रहेगा, माने कि इसका पीएच रहेगा आपका 7 से अधिक रहेगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन करता है। चलो बताओ इसका आंसर क्या करेगा। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसमें क्या बोला गया है? आहार में आयोडीन का सेवन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक होता है, बराबर है। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा जी? कुछ क्वेश्चन में डाल रहा हूं अभी आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। रैपिड रिवीजन के लिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे जल्दी से, ठीक है। अभी रैपिड रिवीजन और रैपिड फायर हमारा होने वाला है, तो इसके ऊपर सभी लोग ध्यान देंगे और जल्दी से उसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे जी, और बताएंगे इसको हम किस तरह से और अच्छी तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया जी। रैपिड फायर के लिए सभी लोग तैयार है? रैपिड फायर के लिए सभी लोग तैयार है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग तैयार हो गए। चलो तो इसका आंसर सभी ने दे दिया क्या जी? इसका आंसर क्या रहेगा बताओ? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका बोला गया आयोडीन का स्रोत क्या है? टेबल सॉल्ट में होता है, सभी को पता है। सी फूड से भी मिलता है, ये भी आपको सबको पता है। और डेयरी प्रोडक्ट माने कि जो दूध से बने उत्पाद होते हैं वो भी आयोडीन का अच्छा स्रोत है, माने कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। 1 2 और 3, 1 2 3 सभी के सभी आएंगे, माने कि जितने भी ऑप्शन हमें दिए हैं उन सभी में आपको आयोडीन अच्छे मात्रा में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोई मुझे बता सकता है कि आयोडीन की अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा हार्मोन की निर्मित जो है भाई साहब ये कम हो जाती है? कोई बता सकता है क्या जी? कोई बता सकता है कौन से हार्मोन की निर्मित कम हो जाएगी? ये होगा भाई साहब, कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका थायरोक्सिन। कौन सा रहेगा? थायरोक्सिन रहेगा। और भाई साहब कौन सा रोग होता है? इसे बोला जाता है घेंगा, इसे बोलते हैं गॉइटर या घेंगा बोला जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल जो है आप सभी के लिए मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कर देंगे, ठीक है। ये हमारे बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप आराम से कर लोगे, पर ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख देना, ठीक है। और उसी तरह से अभी हम चलते हैं भाई साहब हमारे रैपिड फायर पे। कहां पे चलते हैं? रैपिड फायर पे चलते हैं। चलो आ जाइए जी रैपिड फायर। क्वेश्चन बहुत सारे लगाए आप सभी के लिए, ठीक है। ये रहा आपका रैपिड फायर सेशन, ठीक है। शुरुआत करते हैं रैपिड फायर को, सभी लोग तैयार होंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना या सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताने से पहले, आप अगर सच में बीपीएससी में बहुत अच्छा कमाल करना चाहते हो तो हमारे सीटेट के क्लासेस शुरू हो चुके हैं। हमारे सीटेट के क्लास शुरू हो चुके हैं और मेरा क्लास जो है डेली सुबह 9:30 बजे रहता है। डेली सुबह 9:30 बजे रहता है। और आज का ये हमारा क्लास है जहां पर लगभग मैंने फोर्स के बारे में, बल के बारे में और घर्षण के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस कर कर आपको समझाया है। अगर आप चाहो और आपको लगता है कि डिटेल में और पढ़ाई करनी चाहिए तो ऑब्वियस है इस सेशन को जाकर आप टीचिंग परीक्षा सर्च कर लीजिएगा। वहां पे जो है ये वाला फोटो आपको नजर आ जाएगा, ब्लू वाला थंबनेल वाला, जहां पर लिखा होगा भाई साहब सीटेट साइंस पेपर 2 कंप्लीट मैराथन या कंप्लीट साइंस जो भी रहेगा वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसे एक बार जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा।
बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है मैंने, ठीक है। एक बार चेक कर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। सबसे पहला सवाल आपके रैपिड रिवीजन का ये वाला, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। फर्स्ट, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? फास्ट फास्ट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका, विद्युत धारा की इकाई बोली गई है, आंसर रहेगा आपका एम्पियर। क्या रहेगा? एम्पियर। अगला सवाल, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। पावर इज गिवन बाय विच फार्मूला? शक्ति का सूत्र कौन सा होता है? चलिए बताइए, आंसर करेंगे इसका क्या रहेगा जी। पावर इज गिवन बाय विच फार्मूला? पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, और पावर इज इक्वल टू सब आई स्क्वायर आर भी होता है। तो आपके पास ये दोनों फार्मूला है, माने कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, मोर देन वन ऑफ अबव आएगा, ये आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तीसरे नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे। क्या बोला गया है जी? बोला गया है यदि किसी परिपथ में वोल्टेज दो गुना कर दे, वोल्टेज अगर दो गुना कर दे और प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए, तो भाई साहब शक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जी। और इसका आंसर जो है कुछ लोग गलत करने वाले, मुझे पता है। देखो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, बराबर है। यहाँ पे प्रतिरोध की बात की गई है, माने कि इस फार्मूला को हमें प्रतिरोध के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वोल्टेज के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वोल्टेज हमारे पास पहले से ही है, तो अगर V इज इक्वल टू आई आर लिखता हूं तो I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर हो जाएगा। माने कि इस फार्मूला को अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू वी डिवाइड बाय आर हो जाएगा, माने कि ये वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर हो जाएगा। अब मुझे बताओ भाई साहब, जिन्होंने आंसर किए हैं, जिन्होंने आंसर किए पावर सीधे अनुपात में है आपके वोल्टेज के स्क्वायर के साथ, तो ऑब्वियस है अगर मैंने वोल्टेज को दो गुना कर दिया, वोल्टेज को मैंने 2x कर दिया, तो उसका स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। तो बस अब आपका आंसर क्या आएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा आपका? 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, ये आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। व्हाट कॉजेस हाई एंड लो टाइड्स? ज्वार और भाटा जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? चलिए बताइए। कोई रॉन्ग नहीं करेगा, कोई रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है। जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक भी ठोक देंगे, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। अर्थ का रोटेशन होता है, मून की ग्रेविटी होती है, सन की ग्रेविटी होती है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ अबव। चलो आगे बढ़ते। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? कौन सा रोग जीवाणु जनित है? माने कि जीवाणु माने कि बैक्टीरिया से होता है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा आपका ट्यूबरकुलोसिस। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि मलेरिया किसके वजह से होता है, और ये इन्फ्लुएंजा इसका कारक कौन है। ये भी सभी लोग, आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? चलो बताओ, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा रोग जो है आपके विषाणु माने कि वायरस के वजह से होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका पोलियो। क्या रहेगा? पोलियो। टाइफाइड किससे होता है? क्वेश्चन आपके लिए। कोलेरा किससे होता है? ये भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इनके पूरा का पूरा चार्ट, ये डिसीज वाला जो चार्ट है भाई साहब, डिसीज वाला जो चार्ट है, ये मैंने एक्चुअली हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है साइंस बाय टीपी। इसका नाम क्या है? साइंस बाय टीपी। इसमें मैंने पहले शेयर कर चुका हूं, ठीक है। आप वहां पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। एड्स किस वायरस के कारण होता है? एकदम इजी क्वेश्चन है, चलो बताओ इसका आंसर। एड्स का कारक कौन है? HIV है ना, क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बहुत बढ़िया, HIV है, ठीक है। आगे बढ़ते। आठवां सवाल, कौन सा जीवाणु जनित रोग दूषित जल से फैलता है? चलिए, कौन सा बैक्टीरियल डिसीज कंटामिनेटेड वाटर माने कि दूषित जल से फैलता है? इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं, मुझे पता था आप वही आंसर करने वाले हो। अब बदलो, अब बदलो।
अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये हैजा किससे फैलता है? हैजा किससे फैलता है? जिन लोगों ने अपना आंसर बदल दिए भाई साहब, जिन लोगों ने बोल दिया कि हेपेटाइटिस से फैलता है, एक बात मुझे बताइए, कोलेरा जिसे हम हैजा बोलते हैं भाई साहब, ये किससे होता है, ये किससे फैलता है? ये किससे फैलता है? सभी लोग आंसर करेंगे। क्या ये दूषित पानी से नहीं फैलता है भाई साहब? कोलेरा, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। देखते हैं कितने लोगों को पता है इसके बारे में। सबको पता है इसके बारे में, सबको पता है इसके बारे में। बस आपको मैंने घुमाने के लिए यहां पे आंसर डाल दिया था और घूम गई भाई साहब। आपको पता रहना चाहिए कि कुलदीप सर अक्सर घुमाने के लिए कुछ भी आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे आपने आंसर देखकर भी भाई साहब आंसर लगा दिए। देखो, हिपेटाइटिस या जॉन्डिस जो होता है भाई साहब, ये कंटामिनेटेड वाटर से तो फैलता ही है, पर हैजा भी जो होता है भाई साहब, ये भी कंटामिनेटेड माने कि दूषित पानी से फैलता है। तो इसका आंसर जो होता है भाई साहब, आपका ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आना। कितने लोगों ने ईमानदारी से आंसर डी किए थे? चलो बताओ, कितने लोगों ने आंसर ईमानदारी से डी किए थे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर मैं ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा जी। चलो अगला सवाल 9 नंबर का। जिस तरह से आप सभी लोग मुझसे वादा करें कि 2025 में हम शिक्षक बन के दिखाएंगे, तो भाई साहब एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप किसी और से ईमानदार रहो या ना रहो चलेगा, पर खुद के मेहनत के ऊपर आपको खुद से ईमानदार रहना है। क्योंकि किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। किसी को दिखाने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भाई साहब उसका कुछ निष्कर्ष या उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। मेहनत हमेशा ईमानदारी से होनी चाहिए। खुद को पता रहना चाहिए कि भाई साहब मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, और जब रात को सोते हो तो भाई साहब आंखें बंद कर कर मैं आराम से ये सोचकर सो पाऊं कि दिन भर मैंने सच में दिल से ईमानदारी से मेहनत किया है। जब ये सुकून आपको मिलेगा, उसी टाइम के आपका रिजल्ट आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो इसका आंसर क्या रहेगा? समांतर परिपथ में कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? समांतर का मतलब पूछा गया है भाई साहब पैरेलल में, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? आपका वोल्टेज रहेगा। क्या रहेगा? समांतर परिपथ में आपका भाई साहब करंट कहां से कांस्टेंट रहने लगा जी? भाई साहब करंट जो है भाई साहब, ये सीरीज में होता है कांस्टेंट, वोल्टेज रहेगा। और ये 10वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भी आप सभी के लिए होमवर्क है। सभी लोग खुद से ईमानदार रहेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, किसी को और को दिखाने के लिए हमें पढ़ाई करनी नहीं है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे। चलो इसका आंसर क्या रहेगा, और ये आप सभी के लिए होमवर्क रहे। मिलते हैं कल इसी तरह से, और जल्दी से ही आपके लिए वो सेशन शुरू करने वाला हूं जो आपकी सभी लोग राह देख रहे हैं। ठीक है, उस सेशन को बस आपकी मदद रहनी चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा जा पाए। ठीक है, इसमें आप सभी लोग मुझे मदद करोगे। आपकी क्या राय है, वो राय भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ताकि उस सेशन को हम और अच्छे से कर पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।